नमस्कार, मेरा नाम वैष्णव विभू अवस्थी है। मैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च भोपाल में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ। आज हम आपके सामने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अथवा स्तंभन दोष के विषय में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों में जागरूकता फैलाना है, परंतु मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप कृपया स्व उपचार से बचें। आप खुद से कोई दवाई ना लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के संबंध में अपने नज़दीकी मेडिकल डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संपर्क करें। तो जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे। हम पहली बार जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, किस तरीके से जांच की जाती है इसकी और इसके क्या उपचार हैं। साथ में हम जानेंगे कि हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और हम खाने पीने में क्या बदलाव ला सकते हैं, किन एक्सरसाइजेस का हम पालन कर सकते हैं, क्या व्यायाम कर सकते हैं जिससे हम इस समस्या का निराकरण कर पाएँ। तो जान लेते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष होता क्या है। तो यह पुरुषों में पाई जाने वाली यौन समस्या है, सेक्सुअल डिसीज़ है या डिसऑर्डर है। इस समस्या के अंदर जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो इरेक्शन या तो अचीव ही नहीं कर पाता है, या तो इरेक्शन होता ही नहीं है उनके लिंग का, या फिर इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता है, रह नहीं पाता है जैसे जैसे इंटरकोर्स बढ़ता है समय के साथ आगे। तो इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला है आर्टीरियोजेनिक, के जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो खून अंदर नहीं ले जा पा रही हैं लिंग में। दूसरा है वीनोजेनिक, जो खून लिंग में आ गया है वो वापस लौट जाता है, रह नहीं पाता। तीसरा है न्यूरोजेनिक, कि जो नर्व पेनिस को सप्लाई कर रही है, लिंग को सप्लाई करने वाली नर्व जो है वो इंजर हो गई है, पेडेंटल नर्व। और चौथा होता है साइकोजेनिक कॉज। अब साइकोजेनिक कॉज का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल परेशानी है, साइकेट्रिकल परेशानी, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गया, ओसीडी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि डिटेल में कि इनके भी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, क्या कारण हैं। तो जैसे कोई मरीज़ जिसको ब्रेन इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, सिर पर चोट लग गई, या फिर कुछ किसी चीज़ से सिर पर वार कर दिया गया था और चोट लग गई, गिरने के कारण लगी हुई चोट। एल्कोहलिक पेशेंट्स में देखा जाता है, जो लोग शराब पीते कि कई बार वो गिर जाते हैं, उनको पता नहीं होता, उसके कारण सबड्यूरल हेमरेज हो जाता है और कुछ सेंटर ब्रेन के दब जाते हैं, उस पर दबाव पड़ने के कारण वो डिजनरेट हो जाते हैं, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या पेशेंट में सामने आती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर भी जैसे एएलएस की बीमारी हो गई, या फिर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई है, कहीं पर दब गई है किसी चीज़ के बीच में, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ही इन्फेक्शन हो गया है, जैसे टेबिस डॉर्सलिस हो जाता है जो साइफिलिस में होता है, साइफिलिस नामक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंदर। तो उस केस में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कट गई है, ट्रॉमा हो गया स्पाइनल कॉर्ड में एक्सीडेंट के दौरान, तब ईडी की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पुरुषों में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं ऐसे पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक हुआ था दिमाग में, चाहे वो आइस्केमिक स्ट्रोक था या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक था, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, लकवा, अधरंग, इस बीमारी के अंदर तो अधरंग के जो मरीज़ हैं, लकवे के मरीज़ हैं, उनके अंदर देखा जाता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष पाया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, ये 2 अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है मरीज़ों के अंदर। और कुछ अन्य बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टिव बीमारियां, जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन चांसेस हैं कि मरीज़ में देखा जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है जो इससे संबंधित नहीं होते। जैसे आर्टीरियोजेनिक कारणों के लिए कई बार डायबिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, कि डायबिटीज़ के कारण शुगर डिपोजिशन हो गया तो आर्टरी का ल्यूमेन कम हो गया है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लिपिड जमा हो गया इसके अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो दिल की धमनियां हैं और जो लिंग में जाने वाली रक्तवाहिकाएं होती हैं उनका साइज़ लगभग सेम होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको दिल की बीमारी है, हृदय संबंधी रोग हैं, तो उनको लगभग 2 साल पहले इसके दिल की बीमारी डेवलप होने के 2 साल पहले ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। परंतु पेशेंट अमूमन हृदय रोगों के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर इस समस्या के लिए नहीं जाते, जिसका प्रभाव ये होता है कि उनका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा सकते हैं और अन्य साइकेट्रिक समस्याएं भी उनमें विकसित हो सकती हैं। तो ये बात हुई इस विषय में कि आर्टीरियोजेनिक क्या कारण होते हैं। वीनोजेनिक कारण भी हो सकते हैं कि जो वीन्स हैं वो खून को रोक नहीं पा रही हैं, उनके वॉल्व खराब हो गए, तो ये कारण हो सकता है। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं। साथ में स्मोकिंग, जो लोग लगातार बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बहुत ज़्यादा कश लेते हैं, चेन स्मोकर्स हैं,
तो उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं चेन स्मोकिंग के अलावा, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो लगातार शराब पीते हैं, एल्कोहलिक होते हैं और रोज़ उनका शराब का इंटेक ज़्यादा होता है। तो शराब नॉर्मली तो ब्रेन को रिलैक्स करता है, बट एक स्टेट के बाद उसका नुकसान ये होता है कि वो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। साथ में इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिससे जो जीवन साथी के साथ उनका तनाव हो सकता है और उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइकोजेनिक कारणों की, तो साइकोजेनिक कारणों में ये अमूमन यंग पॉपुलेशन में देखा जाता है और ये परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण कई बार होता है। कई बार प्राइवेसी ना मिलना भी साइकोजेनिक कारणों की एक मुख्य वजह होती है, प्राइवेसी ना मिल पाना इंडियन फैमिलीज़ के अंदर। इसके अलावा समय का अभाव होना या प्रेशर होना या फिर खुलापन ना मिलना, कम्युनिकेशन ना हो पाना, मतलब वार्तालाप नहीं हो रहा है जो पेशेंट है और उनके जीवन साथी के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तनाव चलता है, झगड़े चलते हैं, ये सारी समस्याएं होती हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि एक बार जो पेशेंट है वो पहले परफॉर्म नहीं कर पाया और उनको किसी क्वैक ने कह दिया कि आपको किसी अन्य समस्या के कारण है, बचपन की गलती है इत्यादि है, तो दिमाग के अंदर बैठ गया और उसके कारण उनको एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मतलब जो मिर्गी की दवाइयाँ चलती हैं मरीज़ों की, उनके लंबे समय के यूज़ के बाद ऐसा हो सकता है। हो तो कई बार ये भी सकता है कि अगर कोई पेशेंट है जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दवाई ले रहा हो लंबे समय से, तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्याएं आएँ, तो इसके लिए तुरंत ही अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे इस बीमारी को ठीक किया जा सके। साथ में एक और बात है, कई बार इंटरपर्सनल रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते हैं, बात नहीं हो पाती है ऐसे विषयों के बारे में अपने घर के अंदर, जिसके कारण दबाव पड़ता है और ये जो प्रॉब्लम है उसको नपुंसकता समझ लिया जाता है या ट्रीट नहीं कराया जाता या ये समझा जाता है कि ट्रीटेबल नहीं है, परंतु ये पूर्णतः एक भ्रांति है। और सही समय पर अगर हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अन्य कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस तो ये हैं इसकी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिस पेशेंट को होता है उनका जीवन प्रभावित होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकेट्रिक समस्याएं आ सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या विकसित हो सकती है पेशेंट के अंदर, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षण तो यही है कि इरेक्शन मेंटेन ना हो पाना और इरेक्शन ना आना जब पेशेंट सेक्सुअली अराउज्ड हो, जब उसकी ऐसी इच्छा हो उस समय ऐसा ना हो पाना। तो ये इसका लक्षण है, प्रमुख लक्षण। और ये कई एज ग्रुप्स में देखा जाता है। यह भ्रांति है कि 40 साल के बाद या 60 साल के बाद इरेक्शन जो है वो तो कम हो गई या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गई, ये पूर्णतः एक भ्रांति है। यदि ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि इरेक्शन अपने ही आप कम होगा। तो यदि ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो बीमारी ठीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो न्यूरोजेनिक जैसे कारण मैंने आपको बताया कि पेडेंटल नर्व में इंजरी हो गई है या फिर कंप्रेशन हो गया है पेडेंटल नर्व का, या फिर इशियोरेक्टल एब्सेस हो गया है, तो उन केसेस के अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है इसके टेस्ट क्या होते हैं, इसे डायग्नोज कैसे करा जाता है, कि किस प्रकार इसकी जांच करी जाती है। तो पहला मेथड तो है कि पेशेंट की काउंसलिंग करी जाती है, उनसे क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है कि क्या हिस्ट्री रही है। इरेक्शन चेक करा जाता है कि यदि इरेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है, रिजिडिटी है या नहीं है। अगर अराउजिंग स्टिमुलस दिया जाए, ऐसा उत्तेजनात्मक स्टिमुलस उनको उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। परंतु अगर ये सब भी फेल हो जाता है और कोई अन्य कॉज है तो उसके लिए ब्लड की स्टडीज़ कराई जा सकती हैं। इसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडी पेडेंटल नर्व के लिए एडवाइजेबल होती है। कभी कभी अगर ब्रेन में, दिमाग में या फिर जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसको भी देखा जाता है कि कहीं ये पैथोलॉजी तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जन्मजात कारण होते हैं, तो उनके लिए उनकी अलग अलग जाँचें होती हैं जो आपके डॉक्टर करवा सकते हैं। साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कुछ अन्य जांचें हैं, जैसे PD5 इनहिबिटर्स जो है उनकी एक टेस्ट डोज दी जाती है कि इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो बात हुई कि इनकी जांचों के विषय में। अब हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है इसके क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो उपचार में पहली बात तो ये होती है कि ये देखा जाता है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये
अपने कारण है, मतलब सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही है या किसी अन्य बीमारी के कारण है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ पेशेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की बीमारियां होती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं कई मरीज़ लगातार अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, या कुछ को पार्किंसन की समस्या हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, या फिर कोई हार्ट डिसीज़ है जो इग्नोर करी जा रही है या फिर ट्रीटमेंट में भी है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। परंतु इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम जानें और समझें कि जो हमारा मरीज़ है, उस मरीज़ को ये समस्या सिर्फ बीमारी के ही कारण हो रही है, और वो बीमारी एक बीमारी है या मल्टीपल बीमारी हैं, एक से ज़्यादा बीमारी है वो, या फिर ऐसा है कि जो हमारा मरीज़ है उसको एक साइकोजेनिक प्रॉब्लम है, जैसे जो यंग पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ये इसकी बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर्म करता है कि हम पहले समझते हैं कि कारण क्या है इसका, और कारण को ट्रीट करने से उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसके कारण परेशानी आई है, वो ठीक हो जाती है। तो अगर हमारा पेशेंट डायबिटिक है तो उसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेसिक ट्रीटमेंट इसमें है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करा जाए ठीक से। हाइपरटेंसिव है अगर पेशेंट, तो हाइपरटेंशन को ठीक करा जाए, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, लिपिड का लेवल ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को इत्यादि को मरीज़ के अंदर ठीक करा जाए, उसके नॉर्मल लेवल्स को वापस लाया जाए। अगर कारण साइकोजेनिक है, साइकोजेनिक कारण कैसा हो सकता है? तो साइकोजेनिक कारण ऐसा हो सकता है कि वही कि डिप्रेशन में है पेशेंट, एंग्जाइटी में है, लंबे समय से उसकी दवाइयाँ चल रही हैं साइकेट्रिक बीमारियों की, या जीवन साथी से अच्छे से बात नहीं हो पाती है, तनाव बना रहता है घर के अंदर, प्राइवेसी नहीं है, तो उस समस्या को समझा जाए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाए, उनको काउंसलिंग करी जाए ठीक से, और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं इनके बारे में बताया जाए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाए, स्टार्ट स्टॉप मेथड्स के बारे में बताया जाए कि जिसमें इंटरकोर्स शुरू करा जाता है, फिर रुका जाता है, फिर इंटरकोर्स किया जाता है, फिर रुका जाता है। ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन को भी हैंडल करने में बड़ी ही कारगर एक्सरसाइज है। साथ में इंटरकोर्स के दौरान अपना मन भटकाना भी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जो कभी कभी एडवाइजेबल होती है। और बेसिकली इसके अंदर कुछ अन्य एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जैसे पिनाइल मसाज की एक्सरसाइज हो गई, या फिर कीगल एक्सरसाइज जो होती है। कीगल एक्सरसाइज एक्चुअली पेल्विक फ्लोर को मजबूत करती है, तो पेल्विस की मसल्स अगर मजबूत होंगी तो ऑब्वियसली इरेक्शन जो है वो चांसेस हैं कि वो लंबे समय तक सस्टेन रहे, अगर बेसिक कारण मसल्स की वीकनेस ही है तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या निराकरण किया जा सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेक डिपॉजिट हो गई है कोलेस्ट्रॉल की या शुगर की, जो ग्लूकोज होता है इत्यादि, एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप की कंडीशन आ गई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो ऐसे जो प्लेक्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है बाहर से शॉक वेव के थ्रू। तो इसके लिए अगर ये चेक करना है आपके डॉक्टर को, तो वो एक कलर डॉपलर नाम का टेस्ट कराएंगे, और उसके अंदर अगर बहुत ब्लॉकेज है तो उसको तोड़ा जा सकता है। ये तो थी बात कि क्या क्या किया जा सकता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर, एक्सरसाइजेस के अंदर। खाने में ऐसी क्या चीज़ें ली जा सकती हैं? तो खाने में जो मेथी दाना होता है वो एडवाइजेबल है। साथ में जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, उसका जूस बहुत अच्छी चीज़ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स के अंदर। ब्लूबेरी लाभदायक सिद्ध होता है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं, वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लाभ करती हैं। एक और बात, आजकल जो युवा होते हैं वो जिम जाते हैं, तो जिम जाना अच्छी बात है, परंतु जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कई बार सप्लीमेंट्स में मिक्सिंग होती है चीज़ों की, तो सप्लीमेंट्स में मिक्सिंग होने के कारण या प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी के कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि स्टेरॉइड में अगर कई बार टेस्टोस्टेरोन बाहर से लिया जाता है तो शरीर के अंदर नहीं बनता, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। मोटापे में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कुछ इंटरमीडिएट्स के थ्रू। तो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन के अगर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है फेमिनाइजिंग नेचर बढ़ेगा, इरेक्शन की जो एबिलिटी है, इरेक्शन सस्टेन करने की एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात थी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कुछ और सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, जैसे ब्रेन में अगर किसी के स्ट्रोक पड़ा है, या ब्रेन इंजरी है, या फिर ट्यूमर की समस्या है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर उन बीमारियों को हम ठीक करेंगे, उनका उपचार करेंगे, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि इतना करने के बाद भी
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है? पेडेंटल नर्व में इंजरी हो सकती है, उसका इन्फेक्शन या कंप्रेशन हो सकता है, ये चांस है। या फिर जो पेनिस है, उसके जो मतलब जो लिंग है उसके सरफेस के ऊपर सेंसिटिविटी ख़राब हो गई है, उसके रिसेप्टर्स ख़राब हो गए हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उसमें जलन महसूस होती है किसी मरीज़ को किसी कारण के वजह से, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है जैसे। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं उस पेशेंट को, जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा हो, कि उसे पेन होता है अगर पेनिस के सेंसेशन से या पेनिस के स्टिमुलेशन से, तो ये समस्या आ सकती है। कई बार देखा जाता है थैलेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में ये समस्या होती है, जिनको थैलमस में स्ट्रोक पड़ता है, क्योंकि टच के कारण बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। तो टच करेंगे तो रादर देन अराउजल के पेशेंट अराउज हो सेक्सुअली, जो पेशेंट है उसको बहुत दर्द होता है और वो स्टिमुलस को सह नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इरेक्शन नहीं हो पाता है। ये सारी बातें हुई। इसके बाद अगर ये सब चीज़ें हैं और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया है, प्राणायाम कर लिया है, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस कर ली गई हैं, अश्विनी मुद्रा भी एडवाइजेबल होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स को। तो अगर ये सब ट्राई कर लिया है और लाभ इतने ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। कुछ अन्य दवाइयाँ होती हैं जिनका सहारा लिया जाता है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, जिसमें से होती हैं पहली कैटेगरी PD5 इनिबिटर्स। बट एक बात ध्यान रखने की है कि खुद से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे इनको वायग्रा के नाम से जाना जाता है, ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनमें ये समस्या कर सकती हैं। अचानक से ब्लड प्रेशर उनका ड्रॉप कर सकती हैं, जिससे उन्हें समस्या हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकते हैं ऐसे मरीज़। तो अवॉइड करना चाहिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। आप डॉक्टर से संपर्क करें ऐसे विषय में। और इस जो PD5 कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, इसमें सॉल्ट होता है सिल्डेनाफिल या टाडलाफिल, ऐसे सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो इरेक्शन को मेंटेन करते हैं। अब इसके अंदर बात यह है कि इरेक्शन अगर मेंटेन करने की जो समस्या है, इसके अंदर ये दवाई ओरली भी दी जा सकती है, ओरली टैबलेट्स के फॉर्म में, ओरल जेलीज भी आती हैं इसकी, ये सब एडमिनिस्टर किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो PD5 इनिबिटर्स होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में तो लाभ दे देते हैं पेशेंट को, परंतु अगर ये तब भी लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो शॉक थेरेपी होती है, जिससे प्लेक तोड़ी जाती है, मैंने आपको बताया, या प्लाज्मा के इंजेक्शन होते हैं, पेशेंट का ही ब्लड लिया जाता है और उसको साफ़ करके उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उससे भी माना जाता है कि वस्कुलोजेनेसिस होता है, यानी नए ब्लड वेजल्स का निर्माण होता है, तो पेनिस की वस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, जो लिंग होता है उसमें ज़्यादा अच्छी मात्रा में खून आ पाता है, जिससे तनाव उसका बना रहता है, मोटाई बनी रहती है लंबे समय तक। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि अगर ये मेथड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, जो कि रेयरली होता है, तो हम लास्ट रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। हमारा लास्ट रिजॉर्ट क्या है? हमारा लास्ट रिजॉर्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स कैसे होते हैं? या तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं या नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इन्फ्लेटेबल मतलब जो फुलाए जा सकते हैं, नॉन इन्फ्लेटेबल मतलब जो फुलाए नहीं जा सकते। तो जो नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली लिंग के आकार में ही होंगे, उसी के साइज़ में होंगे, मुड़े हुए। बट अगर आपको उसको इरेक्ट करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिंग है वो इरेक्ट हो जाए, सीधा हो जाए, खड़ा हो जाए, तो उस समय आपको इम्प्लांट को लिफ्ट करके ऊपर कर देना होता है और वो उसकी आकृति ले लेता है, उसका साइज़ ले लेता है। परंतु अगर आप इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की बात करें, नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स थे, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में क्या होता है कि उस इम्प्लांट को फुलाया जा सकता है। इम्प्लांट के अंदर ये है कि अब इसमें कारण पर निर्भर नहीं करता कारण क्या है, ये सीधे इफ़ेक्ट का समाधान है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इरेक्शन नहीं हो रहा था, तो इरेक्शन होने लग जाएगा। इससे इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें टाइम लिमिटेड नहीं रह जाती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे तक ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, या फिर 2 घंटे तक मैक्सिमम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी देर चाहें आप उतनी देर कर सकते हैं, आप संबंध बना सकते हैं जितनी देर तक चाहें, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहती। परंतु ये एडवाइजेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये लास्ट मेथड है और हम किसी बाहरी चीज़ को शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तो जब सारे ही उपाय फेल हो जाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें लोगों के बीच और जागरूकता फैलाएं, और कृपया स्व उपचार से बचें। आज भारत में कई पुरुषों को इसकी समस्या है, जिसके कारण परिवार में कई बार तनाव होता है और विवाद होते हैं और परिवारों में दूरियां बढ़ जाती हैं, लोगों का जीवन समस्या में पड़ जाते हैं। तो यदि हम जागरूकता फैलाते हैं तो हम किसी को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं, किसी के जीवन में चेंज ला सकते हैं, और ना कि केवल उस व्यक्ति के, उसके जीवन साथी के भी। और यदि
ऐसे दो लोग जीवन में खुश हैं साथ में, एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी, तो उनके बच्चे भी खुश रहेंगे, उन्हें एक हेल्दी पेरेंटिंग मिलेगी, जिसके कारण हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक को टैबू समझने की जगह या ऐसी चीज़ समझने की जगह जो गुप्त रखनी चाहिए, हमें इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और ऐसी समस्या होने पर अपने निकटतम डॉक्टर से और स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क स्थापित करना चाहिए। और अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो वो आपको इसके उचित निराकरण के विषय में जानकारी प्रदान कर पाएंगे, जिसके कारण आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और भारत स्वस्थ होगा और भारत में जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और मैं इसी के साथ आशा करता हूँ कि सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।